ओके सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल पैथोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ना है, ऐसी डिजीज़ेस जो आपके ग्लोमेरुलस को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, ऐसी डिजीज़ेस जो आपकी ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक, ऐसी डिजीज़ेस जो आपकी इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, और फिर ऐसी डिजीज़ेस जो एज अ होल पूरे को वो इन्वॉल्व करी हैं या फिर ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व करी हैं, उन सब डिजीज़ेस के बारे में हमने पढ़ना है। तो 4 कैटेगरी के अंदर हमने रीनल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास एक चीज़ जो कि आपने अभी समझनी है, दैट इज़ एजोटीमिया, ठीक, वर्सेस यूरीमिया, ठीक है। एजोटीमिया क्या है और यूरीमिया क्या है, सही है। एजोटीमिया, ठीक है, एजो वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन के हवाले से बात हो रही है। तो आपने याद रखना है कि एजोटीमिया में क्या होगा कि आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सही, और जो आपका क्रिएटिनिन है ये दोनों आपके पास रेज हो जाते हैं ब्लड में, एलिवेटेड लेवल्स होते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी एजोटीमिया कहलाती है, ठीक है, मींस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स रेज हो रहे हैं आपके ब्लड के अंदर, सही है। जबकि यूरीमिया क्या है, इन कंडीशन के साथ यानी एजोटीमिया के साथ अगर आप कहते हो कि क्लिनिकल साइंस एंड फीचर्स भी आना शुरू हो जाएं, ठीक है, मतलब ये तो आपके पास केमिकली बायोकेमिकली आपको पता चल रहा है ना, जब आपके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी आ जाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे यूरीमिया कहेंगे, ठीक है। इन दोनों का बेसिक आपका ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसके बारे में काफ़ी डिटेल आ जाती है कि एजोटीमिया आपके पास प्री रीनल भी हो सकता है, सही है, रीनल भी हो सकता है, मतलब हम इंट्रिंसिक भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, और पोस्ट रीनल भी हो सकता है, ठीक है। प्री रीनल में आपके पास क्या आ गया, वो कंडीशंस, ठीक, जिनमें क्या हो रहा है आपके पास किडनी से पहले कोई मसला हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, हाइपरपरफ्यूजन हो रही है, तो ये आपके पास उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। रीनल के अंदर आपके पास क्या हो गया, किडनी का अपना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पास क्या है, ये एलिवेट हो रहा है। अच्छा, ये एलिवेट क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिप्राइव्ड हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जब एलिवेट हो रही होती हैं, सो आपने ये देखना है कि जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें एजोटीमिया और यूरीमिया आपको मिल रहा होता है, ठीक है। रीनल फेलियर के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इन दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। रीनल में किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है, पेरेन्काइमल डिसऑर्डर्स या इनमें से कोई और इंजरी है आपकी किडनी की जिसकी वजह से ये आपके पास एलिवेट हो रहे हैं। और पोस्ट रीनल में आपका क्या मसला होगा कि किडनी से, जैसे फॉर एग्जांपल ये किडनी है, किडनी से जब यूरिन बन के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ बन गया, ठीक है, उसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है किसी भी रास्ते में, फॉर एग्जांपल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, विद इन किडनी कोई, मतलब किडनी के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो वो पोस्ट रीनल एजोटीमिया करवा रहा होता है, ठीक है। एजोटीमिया क्या है, सिंपली आपके पास ये दो चीज़ें एलिवेटेड होंगी, सही। अब आपके पास आता है कि ये सारी हमारी इस वीडियो में हम सारी बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है। अब आती है आपके पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, चाहिए। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने ओके सो हमने अब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। जिन्होंने एनाटमी याद होगी किसी को तो उसको अच्छे से मालूम है ये क्या है, ठीक। इसके आपके पास GBM कहलाता है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। और ये आपके पास वो मेम्ब्रेन है जो क्या करवा रही होती है, आपकी बेसिक फिल्ट्रेशन करवा रही होती है। जैसे कि आपको याद होगा कि आपके पास एक बाउमेंस कैप्सूल होता है, ठीक, अंदर से आपके पास इस तरह कैपिलरी का टफ्ट होता है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है, ठीक। और उसके बाद फिर ये इस तरह बाउमेंस कैप्सूल कंटिन्यू होकर PCT और लूप ऑफ एंगुलर DCT वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, सही, और इसके सराउंडिंग में जो यहाँ यूरिनरी स्पेस होती है, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल की, इनके दरमियान में आपके पास एक फिल्ट्रेशन बैरियर बन रहा होता है, एक मेम्ब्रेन बन रही होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सही। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो आपकी कैपिलरी जो है, ठीक है, वो कैसी होती है, फेनेस्ट्रेटेड होती है। फेनेस्ट्रेटेड मीन्स जिसमें पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कैपिलरी की एंडोथीलियम है सबसे पहला, ठीक है, ये आपका पहला कंपोनेंट है, ठीक है, एंडोथीलियल लेयर। मतलब अगर मैं इसे ऐसे करके ड्रॉ करूँ तो ये जो कैपिलरी की वॉल है, सही है, ये फेनेस्ट्रेटेड, तो ये आपकी पहली मेम्ब्रेन है, सही। दूसरा आपके पास कंपोनेंट क्या आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सही। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके पास क्या होती है, किसी भी जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ते हो, हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं कि हम कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जैसे लैमिना वो होती है, क्या कहते हैं हम इसे, लैमिना प्रोप्रिया वगैरह इस तरह करके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आपकी एक होती है, ठीक। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका सेकंड आ गया ये कंपोनेंट, सही है। और थर्ड आपका जो कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विज़रल, सही है, विज़रल एपिथेलियल लेयर, सही, विज़रल एपिथेलियल लेयर। विज़रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब बाउमेंस कैप्सूल होता है ना, उसके ऊपर एक और एपिथेलियल लेयर होती है, उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, सही है। और इसके ऊपर जो होगी डायरेक्टली उसे हम कहेंगे विज़रल लेयर। विज़रल एपिथेलियल लेयर किससे बनी हुई है, आपके पोडोसाइट्स
से बनी हुई है, ठीक है। पोडोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेल्स हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो क्या बनवा रही होती है, आपका ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही होती है, फिल्ट्रेशन बैरियर बनवा रही है। इन तीनों में जो आपके पास सर्टेन चीज़ें होती हैं जो क्या करवाती हैं, आपकी फिल्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करवा रही होती है सही तरीके से, ठीक। सबसे पहले आपका मैं पोडोसाइट्स अगर सबसे बाहर से स्टार्ट करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा कि ये आपके पास ऐसे सेल्स हैं, सही है, और इनके इस तरह के डिजिटेशंस होती हैं पोडोसाइट्स की, सही। तो ये आपस में सेल्स इस तरह कम्युनिकेट किए हुए होते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये इस तरह आपस में कम्युनिकेट किए हुए होते हैं, सही है। यहाँ पे भी आपके पास इस तरह सेल्स होंगे, सही है। तो ये पूरी कैपिलरी को ना रैप करे हुए होंगे, सही। तो बेसमेंट ये जो आपकी कैपिलरी फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम है, इसमें जो आपके पास होल्स होंगे तकरीबन 70 to 100 नैनोमीटर की चीज़ को यहाँ से गुजरने देते हैं, सही है। उसके बाद आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सही। इसका मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद विज़रल एपिथेलियल था जिसके अंदर आपका 20 नैनोमीटर का साइज़ था लास्ट, जो आपका फिल्टर हो सकता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि बाहर से तो चलो यहाँ से फिल्टर हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजर गया, अब जो आपकी ये वाली पोडोसाइट वाली लेयर है ना, ये नहीं गुजरने देगी, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि जो आपके नॉर्मली यूरिन में आपके आरबीसीज, सही, और आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, ये आपका ख़ास तौर पे एल्ब्यूमिन, ये आपका फ़िल्टर नहीं होते, ये आपके ब्लड में ही रह जाते हैं। क्यों होते हैं? इस बैरियर की वजह से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, इसकी भी 3 लेयर्स थी, ठीक है। एक आपके पास लैमिना रेरा इंटरना थी, एक लैमिना रेरा एक्सटर्ना थी, ठीक है। तो इसकी भी 3 फर्दर लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आप हिस्टोलॉजी में कवर करोगे। ये वो बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, पोडोसाइट के अंदर एक जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटीन है, उसका इन्होंने जो नाम बताया हुआ, दैट इज़ नेफ्रिन प्रोटीन, ठीक है। एक पोडोसिन प्रोटीन है, सही, और एक और था CYA2 करके कुछ इस तरह, ये वाला मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन नेफ्रिन, पोडोसिन, ये आपके 2 मेन प्रोटीन है जो आपने याद रखने हैं। ये पोडोसाइट्स के इंटरसेलुलर ये जो आपकी कम्युनिकेशन होते हैं, इसके अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अगर हम इसके और डिटेल में जाते हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थोड़ी डिटेल ये है आपकी कि किससे बनी हुई है, आपके कोलेजन टाइप 4 से, ठीक है। कोलेजन टाइप 4 से बनी हुई है, सही है। और यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी अल्फा चेन्स मौजूद होंगी, अल्फा 1 से लेके अल्फा 6 तक, ठीक है। तो कोलेजन टाइप 4 अल्फा 1 से अल्फा 6 तक इसके अंदर चेंज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। जब भी हम पढ़ेंगे कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस होती हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करी होती है, खासतौर पे कोलेजन वाली, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ ये आती है कि जो आपका मॉलिक्यूल है ना कोलेजन का, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनवा रहा है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये आती है कि इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ, क्योंकि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका एक C टर्मिनस है, एक N टर्मिनस है, ठीक है। तो एक टर्मिनस तो ये जो आपका C टर्मिनस होता है, इसके ऊपर आपके पास क्या है, NC1 डोमेन है, ठीक है। नॉन कोलेजनस डोमेन कहलाती है, ठीक है, NC1। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है याद रखना, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें इसके अगेंस्ट आपकी ये एज एन एंटीजन काम कर रहा होता है, इसके अगेंस्ट आपके पास एंटी GBM एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका पता होना ज़रूरी है, ठीक। इसका भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके पास ये जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनती हैं जो 20 to 30 नैनोमीटर वाइड होती हैं, सही है। तो अब आपने याद रखना है कि इस तरीके से चीज़ हो गई, सही। एक तो ये हो गया कि RBCs का साइज़ बड़ा होता है, तो यहाँ से फिल्टर नहीं हो सकता। दूसरा, प्रोटीन्स क्यों नहीं फिल्टर हो सकते? प्रोटीन्स इसलिए फिल्टर नहीं हो सकते कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है ना, किससे बनी हुई है, कोलेजन से बनी हुई है। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होंगे। तो यहाँ पे आपके पास कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एनआयनिक प्रोटीन्स होते हैं, मीन्स नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो वो प्रोटीन्स जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, वो यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे। खास तौर पर आपके पास एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये अगर आपका प्रोटीन जो इसके अंदर आना शुरू हो जाए, आपके यूरिन में आना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स देयर इज सम ट्रबल विद योर GBM, क्योंकि नॉर्मली एल्ब्यूमिन आपका प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, सही है। और एल्ब्यूमिन के साइज़ के बराबर या उसके वेट के बराबर अगर कोई भी प्रोटीन होगा, वो भी यूरिन में पर्सिपिटेट नहीं होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका जो प्रोटीन है वो कैटाइनिक होगा, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज होगा, उतना वो यहाँ से क्रॉस कर सकता है, लेकिन जितना नेगेटिवली चार्ज होगा तो यहाँ से रिपेल होगा, ठीक है। ये आपका एक ओवरव्यू हो गया GBM का। अब आता है कि जो आपकी ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यहाँ पे जो पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो किस किस टाइप के होंगे, सही है। सो अब आपके हम इसको इस तरह कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है, टू इंजरी। कोई भी इंजरी हो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, हमने ये देखना है, ठीक है। तो हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक अक्यूट अगर हो रही है, ठीक है, इंजरी, और एक अगर क्रॉनिक हो रही है, सही है। तो आपके पास क्या क्या चेंज आते हैं। अक्यूट के अंदर आपके पास क्या क्या होगा, हाइपर सेल्यूलैरिटी,
ठीक है। हाइपर सेलुलैरिटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक्यूट का, सही। क्रॉनिक में आपके पास क्या होता है, हाइलाइनोसिस, ठीक, और होता है आपके पास स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिलती हैं। एक और आपके पास है फीचर जो जिसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, ठीक है। ये दोनों में आपको मिल सकती है, कभी कभार एक्यूट में भी और कभी कभार क्रॉनिक में। वैसे इसका ज़्यादा है, क्रॉनिक की तरफ ही ज़्यादा है बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि हाइपर सेलुलैरिटी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग क्या है और हाइलाइनोसिस और स्क्लेरोसिस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका हाइपर सेलुलैरिटी, ठीक। हाइपर सेलुलैरिटी का मतलब क्या है, आपका जो सेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। किसकी प्रोलिफरेशन होगी इंक्रीज, आपके मीसेंजियल सेल्स, ओके। सो मीसेंजियल सेल्स तो मैंने आपको इसमें एक इंट्रोडक्शन में बताया नहीं, लेकिन जिन लोगों ने हिस्टोलॉजी पढ़ी है तो उनका अंदाज़ा होगा कि मीसेंजियल सेल्स क्या होते हैं, दे आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ दिस ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये इसके सपोर्ट के अंदर, साइड्स के अंदर मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। सो मीसेंजियल सेल्स आइदर ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं ज़्यादा, या फिर जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, ये खासतौर पर एंडोथीलियल, ठीक है, स्पेसिफिकली एंडोथीलियल या एपिथेलियल सेल्स हैं, ये आपके पास प्रोलिफरेट करें, ठीक है। एंडोथीलियल है, ये दो आपके पास प्रोलिफरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया आपका हाइपर सेलुलैरिटी में कि प्रोलिफरेशन हो रही है मीसेंजियल सेल्स की या एंडोथीलियल सेल्स की, ठीक। पहला आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसके अंदर हमें क्या बताया हुआ इन्होंने कि इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कह लो खाली इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी WBCs जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, उनकी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी वो भर भर के वहाँ पे एक तरीके से जमा हो रहे हैं, सही है। तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके अंदर WBCs में आपके पास कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स आ गए, सही है, मोनोसाइट्स आ गए, और कुछ डिजीज़ में आपके पास लिम्फोसाइट्स यानी B या T सेल भी आपके पास इसमें इन्फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ बताई हुई है कि अगर आपके पास प्रोलिफरेशन हो रही है मीसेंजियल सेल्स की या एंडोथीलियल सेल्स की अलॉन्ग विद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ WBC, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन, ठीक है। कि आपकी जो कैपिलरी है, एंडोथीलियल लेयर है, वो प्रोलिफरेट कर रही है अलॉन्ग विद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दीज WBCs, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। थर्ड आपके पास आता है क्रीसेंट फॉर्मेशन, सही है। अब क्रीसेंट फॉर्मेशन में आपके पास क्या चीज़ आती है, क्रीसेंट फॉर्मेशन में होता ये है कि आपकी जो खास तौर पे जो पैराइटल लेयर हमने पढ़ी है ना, कौन सी वाली, एपिथेलियल, ठीक है। एपिथेलियल लेयर में दो पार्ट थे, पैराइटल और विज़रल। विज़रल में आपके पास पोडोसाइट्स थे और पैराइटल आपकी सिंपल स्क्वेमस होती है, ठीक है। तो जो पैराइटल है ना, इसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब क्यों होती है ये, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इंजरी टू द ग्लोमेरुलस, सही है, उसकी वजह से आपके पास इसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है। दूसरा जो प्रोटीन्स है ना आपके इंजरी की वजह से, वो क्या हो रहे हैं, लीक कर रहे हैं। लीक करने की वजह से जब वो यूरिनरी स्पेस के अंदर आएंगे, सही, तो वहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएंगे इनको, कोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे फिब्रिन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, चाहिए, यानी फिब्रिन बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ ये प्रोटीन्स कोएगुलेट कर जाएंगे, जब भी आपकी क्रीसेंट फॉर्मेशन होगी, सही। इसका ये एक रफ सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बाकी जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसका अननोन है, ठीक है। यहाँ तक हमारी इसके बारे में, क्रीसेंट फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई है, ठीक है। ये आपका हाइपर सेलुलैरिटी कंप्लीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट कम्स योर सेकेंड पार्ट, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, सही है, कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक कैसे हो रही है, सही है। इसके अंदर भी आपके पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, ठीक। एक तो ये हो गया कि बाहर से, यानी जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स अलग जगहों के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, वो आके क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, चाहिए, किसके अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन में आके डिपॉजिट हो रहे हैं, जिनमें आपके पास जैसे अमाइलॉइड आ गया, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स आ गया, नहीं मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, जो आपके पास सार्कोइडोसिस के अंदर भी डिपोजिशन होती है, तो उस तरह की डिपोजिशन हो गई, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपके पास वो डिपॉजिट हो रही है, सही है। और ये तीनों चेंजेस हमें कहाँ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर मिलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको सिर्फ एक ही चेंज मिलेगा, वो क्या है, थिकनिंग होगी इसकी, चाहिए, मतलब आपको ये थिकन होगा नज़र आएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि डिपॉजिट्स हैं आइदर या क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अपने प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो जाए उनका, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये आपका सेकेंड कॉज है। पहला कॉज है कि बाहर से कहीं से आके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। दूसरा कॉज क्या है, इनकी अपनी सिंथेसिस प्रोटीन की बढ़ रही है, ठीक। और तीसरा कॉज क्या है कि आपकी मेम्ब्रेन तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन मेम्ब्रेन क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ठीक है। मतलब जो आपकी ये 3 लेयर्स थी ना मेम्ब्रेन की, वो उनके दरमियान में कोई स्प्लिट आ रही है, जिसकी वजह से आपको कैसे नज़र आ रही है, वो आपको थिकन नज़र आ रही है। ऑल्दो वो है कितनी, ऑलरेडी अपनी उसी प्रॉपर स्पेस के अंदर है, उतनी ही उनकी क्वांटिटी है, लेकिन वो क्या हो गई है,
स्प्लिट होने की वजह से आपको थिक नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके 3 फीचर्स आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नज़र आएंगे ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक। अब आ जाता है आपका हाइलाइनोसिस और स्क्लेरोसिस। देखो हाइलाइनोसिस और स्क्लेरोसिस में आपके पास क्या है, हाइलाइनोसिस में आपके पास क्या डिपॉजिट होगा, हाइलाइन मटेरियल डिपॉजिट होगा, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, ये इओसिनोफिलिक या पिंक मटेरियल होता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस वाला, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, चाहिए। तो ये आपको क्रॉनिकली नज़र आता है, हाइलाइनोसिस भी और स्क्लेरोसिस भी, ठीक है, ठीक। अब हाइलाइनोसिस में आपके पास मटेरियल क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो आपके लीक कर चुके होते हैं ड्यू टू इंजरी, ठीक। वो प्लाज्मा प्रोटीन्स वहाँ डिपॉजिट होंगे और इओसिनोफिलिक से आपको एक बिल्कुल होमोजेनस सा मास नज़र आएगा, वहाँ डिपॉजिट हुआ मास नहीं होगा बेसिकली वो, उसके साथ ही आपको एक क्या कहते हैं, जो जैसे इंक्रीज प्रोलिफरेशन वगैरह होती है ना, उस तरह का आपको फीचर्स नज़र आएंगे। देन कम स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस और हाइलाइनोसिस को हमने डिफ्रेंशिएट क्यों किया हुआ है, क्योंकि स्क्लेरोसिस में जो आपका मटेरियल है ना, वो आपका प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, बल्कि क्या है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोलेजन, ठीक है, यानी कोलेजनस मैट्रिक्स होता है ना, वो आपका डिपॉजिट होता है स्क्लेरोसिस में। सो ये दोनों के अंदर फ़र्क है, हाइलाइन में और स्क्लेरोसिस में, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब आ जाती है लास्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर में डिस्कस करनी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपरली ग्लोमेरुलर डिजीजेस। तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है कि एक पैटर्न होता है इनका अफेक्ट करने का, ठीक है, ग्लोमेरुलस को। तो एक आपके पास है डिफ्यूज़, ये पैटर्न है इंजरी के, ठीक है। डिफ्यूज़ में आपके पास क्या है कि किडनी में मौजूद आपके जितने भी ग्लोमेरुलाई हैं, सही है, वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑल आर इन्वॉल्व, सही है। सेकंड आपके पास क्या है, फोकल, ठीक, फोकल कह लो या पहले हम ग्लोबल कर लेते हैं, ठीक है। एक हो गया डिफ्यूज़, फिर है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है पूरा एक ग्लोमेरुलस कंप्लीटली इन्वॉल्व है इसके अंदर, मतलब पूरे के अंदर आपके पास इंजरी हो रही है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, सिर्फ एक पिक्चर है जिसके थ्रू मैं बता रही हूँ, एग्जैक्टली ग्लोमेरुलस ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज़ में आपके पास सारे ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हैं, ग्लोबल में आपका सिर्फ एक है और कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, मतलब कोई भी इसका सेगमेंट छूटा हुआ नहीं है। फोकल में आपके पास क्या होगा कि पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, मतलब कह लो अगर मैं यूँ बनाती हूँ तो ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है, चाहिए। तो फोकल का मतलब है कुछ पार्ट पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है सब ग्लोमेरुलस की, चाहिए। फोकल के अंदर ये हो गया कि पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है। फिर आता है सेगमेंटल। सेगमेंटल का मतलब क्या है कि आपका कोई एक सेगमेंट आपका खाली इन्वॉल्व हो रहा है, चाहिए। सारे ग्लोमेरुलस का सिर्फ एक सेगमेंट आपके इन्वॉल्व हो रहा है, चाहिए। फोकल में आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ एक कोई पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है। सेगमेंटल में आपके पास कि सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ऑल्दो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। लूप या मीजेंजियल के अंदर आपका क्या इन्वॉल्व होता है, आपके मीजेंजियल रीजन इन्वॉल्व होगा या फिर आपकी कैपिलरीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका पैटर्न जो आपको किस में मिलता है, डिफरेंट टाइप की ग्लोमेरुलर इंजरीज में मिलता है, ठीक। हम बेसिकली ग्लोमेरुलर डिजीज़ को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम, चाहिए, और एक हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। दोनों का फ़र्क क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको कवर करेंगे, नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक बोथ, ठीक है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, बाकी हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। थैंक यू।